हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूँगी कि पीवाईक्यू सिर्फ रोट लर्निंग से कुछ नहीं होगा। पीवाईक्यू देख लिए, उसके आंसर देख लिए, चलो उसके एक्सपेक्टेशंस भी देख लिए, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ के अगर हमें एंट्रेंस क्रैक करना है तो हमको पीवाईक्यू, फ्यूचर पीवाईक्यू भी प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि आखिर क्या आ सकता है, इन ऑप्शन में से भी पूछ सकता है। तो उसका एक लाइव डेमो मैं दिखाना चाहूँगी और एक लेक्चर मैं लेना चाहूँगी लिपिड मेटाबॉलिज्म पे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लिया था बायोकेमिस्ट्री का जो टेबल था डिसलिपिडीमिया का, वो मैंने बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेडिसिन से, उसका मेडिसिन एंड फार्मा से जो उसके ड्रग्स हैं वो पूछ रहा है, डिसलिपिडेमिक ड्रग्स वो कंटिन्यूसली पूछ रहा है। 3-4 सेशन हो गया अभी तक, नीट पीजी NICT, उसमें सब में पूछा ही है कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर। तो मैं उससे आपको ये भी शो करना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि NICT नवंबर 24 में पिछले साल के में ये आया था क्वेश्चन कि एक डायबिटिक पेशेंट है, उसका पोस्ट MI, वो क्या है, हाइपरटेंसिव है और उसको MI का अटैक आया है। एटोर्वास्टैटिन, मेटोप्रोलॉल और एस्पिरिन में है। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल रेज्ड है और ट्राइग्लिसराइड 125 है, लेस देन 150 है तो ठीक ही है। LDL 160 है, रेज्ड है। विच एडिशनल मेडिकेशन शुड बी कंसिडर्ड फॉर लिपिड मैनेजमेंट? सो हमें ये दिख रहा है कि इसका जो ट्राइग्लिसराइड है वो ठीक ठाक है ना, और इसमें LDL बढ़ा हुआ है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ये डायबिटिक का पेशेंट भी ऑलरेडी स्टैटिन में है। तो हम क्या दे सकते हैं? बेम्पेडोइक एसिड दे सकते हैं। मैं आगे बताने वाली हूँ, सबके मैकेनिज्म्स बताने वाली हूँ। ये LDL कम करता है, बेसिकली LDL कम करने के लिए है। एजिटिमैब भी LDL कम करता है। जो इंटॉलरेंट होते हैं एटोर्वास्टैटिन, उनके में बेम्पेडोइक एसिड, और जो बिल्कुल हाई डोज पे भी नहीं ठीक हो रहे हैं एटोर्वास्टैटिन के साथ, तो उसमें हम एजिटिमैब देते भी हैं। तो ये भी दे सकते हैं। एवोक्लुमैब PCSK9 इनहिबिटर है। ये कंटिन्यूअसली हर क्वेश्चन में ये अलग ऑल टुगेदर क्वेश्चन बनाता है। एवोक्लुमैब, एलिकोमैब, ये सब का बनाता है। तो ये इनहिबिटर है और जो कि कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट करता है इनडायरेक्टली। इसको इनहिबिट करेगा तो ये कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल का जो अपटेक है उसको भी कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल, सॉरी अपटेक नहीं, सिंथेसिस कम करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो ये हम देंगे, ये दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। जेमफिब्रोसिल एक फाइब्रेट है, ठीक है। फाइब्रेट को कब देते हैं? जब ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, 500 mgdl, ठीक है, ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तब हम फाइब्रेट देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड लोइंग इफेक्ट रहता है फाइब्रेट का। तो जेमफिब्रोसिल को देने का कोई मतलब है इसमें नहीं है। सो हमारा क्या बनेगा इसमें? 1, 2 एंड 4 बनेगा, ठीक है, 1, 2 और 4। सो इसमें एक मिस्टेक है, इसमें 1, 2 और 4 रहेगा, तो डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये देंगे, ये देंगे और ये देंगे, ठीक। जेमफिब्रोसिल देने का इसमें कोई वो नहीं। तो अब क्या हुआ, नवंबर 24 के बाद इसने मई 25 में क्या क्वेश्चन देता है, ये देखिए। ट्रू रिगार्डिंग बेम्पेडोइक एसिड, ऑल टुगेदर इसके एक ऑप्शन से इसने ये बना दिया। हमको कुछ भी नहीं पता था बेम्पेडोइक एसिड, लेकिन हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इसके ऑप्शन में था। तो इसने क्या पूछ दिया, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल, नॉन कॉम्पिटिटिव है, ATP सिट्रेटलाइज का इनहिबिटर, और डिसलिपिडीमिया, रेजिस्टेंट टू डाइट एंड हाइड्रोस्टैटिन के बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो बेम्पेडोइक। तो इसमें सब कुछ सही था, सिर्फ ये जो पॉइंट दिया था नॉन कॉम्पिटिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। 2 ही डिसलिपिडिन ड्रग है जो कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। वो है अपना ये बेम्पेडोइक एसिड और स्टैटिन, जो HMG को, ये रिडक्टेज को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। सिंथेज नहीं, सिंथेज तो कीटोन को सिंथेज करता है ना, कीटोन बॉडी को, तो ये रिडक्टेज। सो ये ही बस है, बाकी सारे जितने भी ड्रग्स है ना वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, रेस्ट ऑल, ठीक है। सो ये इसने पूछ लिया ऐसा बना के, जल्दी से हमको 2 सेकंड में इसको ट्रू बताना था। तो अब ट्रू क्या क्या है स्टेटमेंट, ऐसा बताना था। तो अगर हम ये पता चल जाता है तो ये बाकी सब सही हो जाता है ना। 1, 2 और 4, क्योंकि 3 के ही सेट में थे, तो 1, 2 और 4 इसमें सही है, ठीक, ये सही है और ये गलत है, ट्रू बताना था। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। तो ऐसे हमको पता रहेगा तभी तो आएगा, है ना। ये एक इंटेलिजेंट गेस भी होता है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि ये तो सही है,
हाँ, अगर मैकेनिज्म पता रहता और डाइकार्बोक्सिलिक ठीक है होगा, है ना, और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता ही है, तभी तो दे रहे हैं। तो ये सब यही मैं दिखा रही थी कि नवंबर 24 में ये आया, मई 25 में ये आया, है ना। तो उसका फेवरेट टॉपिक उसने दिया और इसके ऑप्शन का अगला का, तो नो डाउट ये वेलोकोमैप के बारे में भी आगे बढ़ के PCSK9 के आगे भी कुछ पूछ सकता है ना। तो और एक ड्रग थी PCSK9 को, तो इनडायरेक्टली ये इनहिबिट करके कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है ना, लेकिन एक इंक्लिसिरान करके है, वो न्यू ड्रग जो है एंटीसेंस वाला, ये डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, PCSK9 का ये वो इनहिबिट नहीं करके ये इसको बनने से ही रोक देता है, तो इसको कोलेस्ट्रॉल ये डायरेक्टली इनहिबिट करता है ना, ये PCSK9 सिंथेसिस इनहिबिटर है डायरेक्ट। ठीक है, और ये जो अपना इवलोकुमैब था ये इनडायरेक्ट इनहिबिटर है, तो ये भी सेम एक्शन है, बस ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, तो ये भी एक बन सकता है। सो ऐसे हमको पता लगाना पड़ेगा कि क्या आगे पूछ सकता है। तो ये एक इंटेलिजेंट, जो बोलते हैं ना कि INICET में एकदम हार्ड वर्क नहीं, एकदम स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। सो आगे मैं और इसके दिखाना चाहूँगी और क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए हैं। जैसे 23 में आया है कि स्टैटिन इंटॉलरेंट है, हाई LDL है, एजिटिमाइब देने के बाद भी अब क्या दे सकते हैं। अगर सिर्फ स्टैटिन इंटॉलरेंट रहता तो हम एजिटिमाइब में जाते, लेकिन एजिटिमाइब भी देने के बाद हाई LDL है, तब हम देते हैं ये जो अपना क्वेश्चन था, बेम्पेडोइक एसिड। तो ठीक है, नीट PG और INICET एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं, INICET भी नीट PG को कॉपी करता है, तो नो डाउट तो ऐसे गेस करना बहुत ईजी हो जाता है अगर हम रेगुलर पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो। ठीक, और इसका ये है ATP सिंथेस लायज सिट्रेट लायज इनहिबिटर है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम करता है, LDL रिसेप्टर बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली LDL कम करेगा क्योंकि पेरिफेरी में अपटेक बढ़ा देगा, अगर रिसेप्टर बढ़ जाएगा तो दैट्स गुड थिंग और LDL कम हो जाएगा। तो ये हो गया, और ये कॉम्पिटिटिव था। ठीक है, दो ही कॉम्पिटिटिव है, स्टैटिन और ये बेम्पेडोइक एसिड। उसके बाद क्या पूछा कि कौन HDL ही बढ़ाता है सबसे ज्यादा, तो वो हो गया अपना ये, है ना, नैसिन। नैसिन सबसे ज़्यादा बढ़ाता है HDL, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या था, यूरिसीमिया, हाइपर यूरिसीमिया करता है। ठीक है, यूरिक एसिड बढ़ाता है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो ये हो गया। उसके बाद अटोरवास्टैटिन में मैल्जिया, और सबसे इम्पोर्टेंट कि स्टैटिन का एक साइड इफ़ेक्ट है मायोपैथी, और लेकिन फाइब्रेट का भी मायोपैथी है, फाइब्रेट का गॉल स्टोन भी है, तो हम फाइब्रेट तो नहीं दे सकते, दोनों मिलके तो और मायोपैथी बढ़ा देंगे। तो इसमें वही पूछा कि कौन LDL को कम कर सकता है सेफली, तो ये ध्यान रखना है LDL भी कम करना है और हमको ये माइल्जिया को भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो इसके बज़वर्ड्स है। तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो LDL कम करता है, ऑब्वियसली हम बताते हैं स्टैटिन का एड ऑन ड्रग क्या है, एजिटिमाइब। एजिटिमाइब भी नहीं काम कर रहा है, LDL बढ़ा हुआ है, तो अपना क्या है, बेम्पेडोइक एसिड। तो ये हो गया एजिटिमाइब, है ना। फिनोफैब्रेट नहीं देंगे, ये फाइब्रेट है, तो ये मायोपैथी को बढ़ाता है। PCSK9 तो कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट कर रहा था, LDL के लिए हमको क्या चाहिए, एजिटिमाइब, सॉरी, ओके। और नायसिन क्या था अपना, HDL बढ़ाता है। सो ये हो गया, ये 23 का था। उसके बाद एक और मैं आप लोगों को समझने के लिए एक क्वेश्चन लाई थी कि इसमें क्या होता है, ये डायबिटिक सफर्ड ACS, ठीक है, ये थोड़ा ट्रैपर टाइप का था है। और इसमें क्या होगा कि LDL इसका 127 है, ठीक है, रेज्ड है, HDL कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो गया, 278 हो गया, ठीक, लेकिन स्टिल ये 500 से कम है। सो ये ध्यान रखना है इसमें। तो हम क्या दे सकते हैं, देखो इसको ACS की हिस्ट्री हो रही है, सफर्ड ACS, है ना, और इसमें क्या दे सकते हैं कि अपना ये LDL को कम करे, HDL को बढ़ाए, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले ऐसे केस में क्या करते हैं, अपन हाई डोज स्टैटिन देंगे। ठीक है, हाई डोज स्टैटिन, अटोरवा का हाई डोज क्या होता है 40 to 80, और रोसुवा का क्या होता है 20 to 40। तो इसमें रोसुवा कितना दिया था, 10 दिया था, तो ये नहीं चूज कर सकते। हाई डोज अटोरवास्टैटिन देंगे, ये सब हम बाद में देंगे। फिनोफैब्रेट तो तब देंगे जब हम 500 से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए। ठीक है, ये अभी भी 278 है, तो नॉर्मल वैल्यूज पता रहेगा तब तो हम एबनॉर्मल बता पाएंगे। पर स्टिल अगर ये एबनॉर्मल ही है, 150 से ज्यादा ही है, लेकिन स्टिल 500 से कम है, ठीक है, तो हमको यही देखना पड़ेगा इसमें, और हाई डोज अटोरवा देंगे इस पेशेंट को। ठीक, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये पता है मायोपैथी कराता है, ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए।
ठीक। और उसके बाद में अब एक सिंप्लीफाइड टेबल था जो मैंने अपने प्रिपरेशन में बनाया है, जो कि एकदम सिंप्लीफाइड है वर्जन है, जैसे कि स्टैटिन्स हो गया, तो स्टैटिन अटुरवा, सिमवा, रोसुवा, प्रावा, तो ये है। और अपना क्या है, रोसुवा जो है, रोसुवा के बारे में ये कि एकदम हाइपोटेंट स्टैटिन है ना, हाइपोटेंसी का स्टैटिन है। फिर एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर हमको पता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम करता है, एलडीएल रिसेप्टर को बढ़ाता है, फिर एलडीएल भी कम करेगा, तो एलडीएल को कम करेगा, एचडीएल को बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम करेगा, मायोपैथी, हिपेटोटॉक्सिसिटी और न्यू ऑनसेट डायबिटीज, ये भी न्यू थिंग है, न्यू ऑनसेट डायबिटीज। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस डिस्लिपिडेमिक ड्रग। फिर बाइल एसिड सिक्रेटिंग कोलेस्टारामाइन है, कोलेस्टिपोल है, कोलेसेवलम है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलडीएल को कम करता है ना, सबसे अच्छा जो रिसेप्टर बढ़ाता है वो ये है, ठीक है, इसको भी देते हैं। तो एलडीएल कम करेगा, बाइल एसिड से बाइंड करेगा, एक्सक्रीशन बढ़ा देगा बाइल एसिड्स का, तो एलडीएल रिसेप्टर बढ़ाएगा और एलडीएल कम करेगा, तो इसको याद रखना है। बाइल एसिड सिक्रेशन, ये अपनी कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी में भी ये देते हैं ना, यूडीहेप वगैरह, तो वो, तो ये सब वही है। फिर ये कम करेगा, ये करेगा, और ट्राइग्लिसराइड को हल्का सा बढ़ाता है, हल्का सा बढ़ाता है, ठीक है। जीआई डिस्कम्फर्ट करता है, जीआई से इसका पूरा एक्सक्रीशन वगैरह सब ये कर रहा है, तो एंट्रोहेपेटिक वाला है, तो इम्पेयर्ड ड्रग एब्सॉर्प्शन हो सकता है। एजिटिमाइब क्या कराएगा, एजिटिमाइब हम का मेन मैकेनिज्म है इंटेस्टिनल कोलेस्ट्रॉल एब्सॉर्प्शन। ये जो है ना, नीमन पीक लाइक 1L1, ये जो ट्रांसपोर्टर का नाम नीमन पीक है, सी, तो ये इस इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन जो कोलेस्ट्रॉल का है ना, उसको कम करता है। एजिटिमाइब पे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा है ना, एजिटिमाइब क्या करता है, तो ये भी अगला क्वेश्चन हो सकता है, और शायद पूछा भी है लास्ट टाइम में, आगे और क्वेश्चंस है उसको भी बताऊंगी। फिर ये एलडीएल को कम ही करेगा, एचडीएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, और ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा, तो मॉडरेट इंक्रीज इन एचडीएल करता है और ट्राइग्लिसराइड कम करता है। ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा था ना, बाइल एसिड। फिर रेयर हेपेटोटॉक्सिसिटी करा सकता है, डायरिया करा सकता है। एजिटिमाइब का भी साइड इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी और डायरिया है। पीसीएसके9 इनहिबिटर एलिरोकुलुमैब, एवलोकुमैब, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, पीसीएसके9 इनहिबिट करते हैं, एलडीएल रिसेप्टर को बढ़ाते हैं, तो एलडीएल को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, और एचडीएल और टीजी पे इनका कोई एक्शन नहीं रहता है, ठीक है। इंजेक्शन साइट का रिएक्शन कर सकता है, ये आईवी देते हैं ना, एंटीबॉडी है, तो इंजेक्शन साइट पे रिएक्शन हो सकता है, ये भी आईवी है ना, याद रखना, एंटीबॉडीज है। तो नीजोफेरेंजाइटिस, ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, नेसोफेरेंजाइटिस और इंजेक्शन साइट रिएक्शन पीसीएसके9 का। फिर फाइब्रेट में जेमफोब्रस फाइब्रोसिल और फिनोवाइब्रेट, पीपीआर अल्फा है ना, अल्फा गामा टेलमेसार्टन होता है, ठीक है, और गामा प्लस अल्फा दोनों होता है सारोग्लिटाजार। तो पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट हो गया, एलपीएल की एक्टिविटी बढ़ाएगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है ये, अपना जो एडिपोसाइट्स में बढ़ा रहा है, ठीक है, एडिपोसाइट्स में, लिवर में, सबका जो ट्रांसफर बढ़ा रहा है बाइल कैनिकुलेट से एक्सक्रीशन कराने के लिए, तो एलपीएल एक्टिविटी बढ़ा रहा है, टीजी क्लियरेंस बढ़ा रहा है ट्राइग्लिसराइड को, और एचडीएल को बढ़ा रहा है, ठीक है, एचडीएल बढ़ा रहा है, तो ये है। एलडीएल को कम करेगा, एचडीएल को बढ़ाएगा, और टीजी को बहुत ज़्यादा कम करेगा। तो फाइब्रेट्स हम टीजी के लिए देते थे ना, मेनली 500 से ज़्यादा हो तो फाइब्रेट्स, ठीक। मायोपैथी कराता है रोसुवा, वो स्टैटिन के साथ मिलकर मायोपैथी कराएगा। गॉल स्टोन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा है कि फाइब्रेट क्या कराता है, गॉल स्टोन कराता है। फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, कुछ भी समझना है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, एजिटिमाइब, स्टैटिन और फाइब्रेट सबका हेपेटोटॉक्सिसिटी। नाइसिन, अपना विटामिन बी3, ये नाइसिन है, और वीएलडीएल सिंथेसिस को कम करेगा, एलडीएल को और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करेगा, और एचडीएल बढ़ाने में ये काम आएगा, ठीक है। एचडीएल बढ़ाने में क्या काम आता है, नाइसिन, तो ये इसको कम कर देगा, एचडीएल बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम करेगा। इसका क्या है साइड इफेक्ट, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरेसिमिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी, जो कि हमको पता ही है, सब में डालना ही है। तो हाइपरग्लाइसीमिया और ये इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हाइपरयूरेसिमिया और हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, जो कि साइड इफेक्ट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये क्या करते हैं, ईपीए, इसका ये ईपीए और डीएचए हम पढ़ते हैं, डीएचए जो खाते रहते हैं, तो ठीक है, ईपीए और डीएचए के फॉर्म में रहता है ये। हिपैटिक का ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस कम करता है, और एलपीएल एक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक। तो ये दोनों को बढ़ाएगा, एक्चुअली ये दोनों को बढ़ा दे रहा है और ट्राइग्लिसराइड कम कर रहा है बस, ठीक है। तो ये शायद पहला है जो एलडीएल को भी स्लाइट बढ़ा रहा है ना, थोड़ा सा बढ़ाएगा, तो वो हिपैटिक का ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस कम कर देगा, तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा, है ना, एलपीएल एक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो ये है। और मेनली क्या है ना, अपना ये जो है ना, बाइल एसिड सिक्रेशन और ओमेगा 3, ये हम पढ़ते नहीं है ज़्यादा, इतना ध्यान नहीं देते हैं इनमें, तो ये भी ऑप्शंस बन सकते हैं ना, अगर ऐसा देना हो कि एलपीएल एक्टिविटी कौन बढ़ा रहा है, एलडीएल एक्टिविटी कौन ज़्यादा बढ़ा रहा है ना, एक्सक्रीशन जीआई से कौन कर रहा है, इस टाइप की चीज़ें में शायद पूछ भी सकता है ये,
पर मिसलेनियस टाइप के में तो अपना तो अभी तो फिलहाल यही पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, एज़ेटिमाइब और वो एक बेम्पेडोइक एसिड ये सब। फिर फिशी आफ्टर टेस्ट होता है ये ओमेगा 3 क्योंकि फिश से बनता है, जीआई अपसेट, रेयर ब्लीडिंग। लोमिटापाइड और मीपोमर्सन ये एक एंटीसेंस आरएनए से बनते हैं, ठीक। लोमिटापाइड और मीपोमर्सन ये क्या करता है, एपो बी को इनहिबिट करता है। हमने पिछले टेबल में पढ़ा था कि जो एपो बी रहता है वो उसको बढ़ाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, वो पूरा सर्कुलेशन में ले जाता रहता है। तो एपोबी को अगर इनहिबिट कर देंगे तो ये दोनों कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ये बढ़ा रहा था एपोबी, है ना, जो इंटेस्टाइन वाला एपोबी। तो ये वीएलडीएल और एलडीएल को कम कर देगा। जो इंटरमीडिएट लाइपोप्रोटीन्स है, जो लिपिड्स है, सॉरी लाइपोप्रोटीन नहीं, तो इनको ये कम कर देगा। तो ये इसको भी कम कर रहा है, इसको भी कम कर रहा है, लेकिन एचडीएल पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। सब इन सबको कम करेगा ये लोमिटापाइड और मीपोमर्सन, बस एचडीएल को छोड़ के। तो एपोबी को कौन इनहिबिट करता है, लोमिटामाइड, जो एंटीसेंस आरएनए से बने हुए हैं, ठीक। और आरएनए एडिटिंग वाला एक पढ़े थे, एपोबी 48, है ना, उससे एपोबी 100 बनता है, एपोबी 100 से एपोबी 48 बनता है, लीवर वाला, तो वो ही अलग है, ये एपोबी है, ठीक है, एपोबी। इसके वेरिएंट होते हैं B1 B2 वही सब, ठीक है। तो ये इसको बढ़ाता था, तो इसी को इनहिबिट कर दिया तो ये कम हो गया। तो ये भी हेपेटोटॉक्सिसिटी और जीआई इश्यूज करा है। जो स्पेसिफिक टाइप के साइड इफेक्ट्स है ना, उसको हमको ध्यान से देखना है, जैसे गॉलस्टोन हो गया, हाइपरयूरिसीमिया, नेजोफेरेंजाइटिस, तो ये सब से ये पूछ सकता है ना। और ये हो गया। उसके बाद बेम्पेडोइक एसिड का तो मैं बता चुकी हूँ क्लियरली, है ना, हम इसमें बेम्पेडोइक एसिड ऐड कर सकते हैं, और उसका फीचर्स वही था, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम करता है, नॉन कॉम्पिटिटिव एटीपी सिट्रेटलायस इनहिबिट करेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ठीक है। हाई डोज स्टैटिन थेरेपी के साथ भी अगर रेजिस्टेंट है तब देते हैं, ठीक। और इनटॉलरेंट है तो पहले एजिटिमाइब देते हैं, फिर हम बेम्पेडोइक एसिड देते हैं। तो ये क्विक टिप्स है। स्टैटिन फर्स्ट लाइन है, एचएमजी को ये रिडक्टेज इनहिबिटर, रोसुवा मोस्ट पोटेंट है, और एटोरवा उसके बाद। फिर फर्स्ट लाइन एलडीएल लोअरिंग, एलडीएल को लो करता है। एजिटिमाइब क्या एड ऑन है, इसके साथ ये दे सकते हैं, ठीक। बेम्पेडोइक, अब स्टैटिन से इनटॉलरेंट हो गया एजिटिमाइब के बाद भी, तब बेम्पेडोइक एसिड देते हैं। ओमेगा 3 और फाइब्रेट क्या कर सकते हैं, मेनली ट्राइग्लिसराइड के लिए देते हैं। तो एक अपना ओमेगा 3 भी है जो ट्राइग्लिसराइड बहुत कम करता है, और एक फाइब्रेट है, फाइब्रेट में टी है ना, ट्राइग्लिसराइड याद रखना। नाइसिन अब इतना इसमें यूज नहीं करते हैं, बस ये एचडीएल इंक्रीज करने में ये काम आता है। PCSK9 क्या है, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, जो अपना सारे जो हम पढ़े थे सब में किसी में सब में काम आता है। और स्टैटिन रेजिस्टेंट एलडीएल, एलडीएल फिर भी हाई है ना, स्टैटिन के बाद भी, सब यूज करने के बाद भी, तब हम PCSK9 देते हैं, ठीक है। इन सब के बाद ये PCSK9 आता है। तो ये ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग चूज करना कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। फिर बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है, स्टैटिन काउंटर इंडिकेटेड है, तो एडजंक्ट थेरेपी की जैसे फर्स्ट लाइन कभी यूज नहीं करते हैं इसको, ठीक। सो ये हो गया अपना क्विक टिप्स। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये था, ये जो एजिटिमाइब है, ये NPCL1, ये जो नीमेनपिक वाले जो ट्रांसपोर्टर इंटेस्टाइन में, इस इंटेस्टिनल एब्सॉर्प्शन कम करता है, ठीक है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव है और कोलेस्ट्रॉल एब्सॉर्प्शन कम करता है, तो एलडीएल को कम करता है, क्योंकि और ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। मैंने बताया था बेम्पेडोइक और स्टैटिन छोड़ के सब नॉन कॉम्पिटिटिव है। उसके बाद लेकिन बेम्पेडोइक एसिड का एटीपी सिट्रेट लाइज लिवर का, ठीक है, ये इंटेस्टाइन में काम कर रहा है, ये लिवर के लिए। तो मुझे ये दोनों इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने इन्हें अलग से लिखा। तो कॉम्पिटिटिव है ये, और कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर सेम सेम चीज़ है, ये सिंथेसिस इनहिबिट करता है, ठीक है, बेम्पेडोइक एसिड। और ये एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि इंटेस्टाइन में कर रहा है और ये लिवर में सिंथेसिस रोक रहा है। तो ये इन दोनों का एक्शन ऐसा है, ठीक। और अल्टीमेटली लोग एलडीएल ही कम कर रहा है। सो और कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैंने कलेक्ट किए थे। तो ये था कि एजिटिमाइब प्रिस्क्राइब्ड है उसको, हाइपरलिपिडेमिक है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं। तो क्या करता है ये, कोलेस्ट्रॉल का एब्सॉर्प्शन कम करता है इंटेस्टाइन में, ठीक। इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है नीमेनपिक लाइक C1 लाइक प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल एब्सॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये क्या है, मोस्ट पोटेंट एलडीएल लोअरिंग एजेंट रोसुवास्टैटिन, ठीक है। इसका क्या होता है, 10 to 40 हाई डोज होता है इसका, ठीक है। ACS के केस में ये दे सकते हैं, या तो 40 to 80 सबसे पहले अटोरवा देते हैं, ठीक है। ये हाई डोज पे इसका, ये इसका हाई डोज है।
रोसुवा का, ये मोस्ट पोटेंट है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। फिर एक और है कि हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया है और फिनोफेब्रिट दिए, तो साइड इफेक्ट क्या है, ये गॉल स्टोन, ये 24 में आया था गॉल स्टोन्स। ठीक, सो दैट्स इट गाइस। मुझे लगता है कि अभी मेरा जो पर्पस था इस वीडियो को बनाने का वो आपको समझ में आया होगा कि ऐसे करना है अपने को, और स्पेशली अभी INI-CT के लिए और नीट पीजी के लिए भी सेम ही आजकल चल रहा है कि हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं उनके एल्गोरिदम में, वो उसी को घुमा फिरा के उसी के ऑप्शन के अराउंड बनाना रहता है उनको। सो यही था, और आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, जिनमें मैं बहुत जिनके नोट्स अच्छे से कंसाइज करके बनाई हूँ, वो भी मैं डिस्कस करूंगी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन्हें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब लाइक करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।